बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शादाद और मान्नास की लव स्टोरी की दास्तान बताता हूँ। शादाद और मान्नास की लव स्टोरी बलूच हिस्ट्री में या बलूच लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये शैमुरी दुरानी की तरह का एक इंतहाई पाक लव स्टोरी था। और सदियां गुजरने के बावजूद भी आज इस लव स्टोरी को बहुत इज्जत की निगाहों से देखा जाता है और आज भी इसकी मिसालें दी जाती है, क्योंकि एक इंतहाई दर्दनाक और पाक मोहब्बत था। तो लव स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि बचपन में शादाद और मान्नाज जो है ना, उनकी मंगनी हो जाती है। उनके वालिदैन कहते हैं कि भाई बड़े होकर इनकी हम शादी कराते हैं। जैसा कि बलूचिस्तान के देहाती इलाकों में ऐसा होता है कि बचपन में डिसाइड किया जाता है कि फिलहाल लड़की फिलहाल बड़ी होकर फिलहाल लड़के से शादी करती है, तो बचपन में ये तय पाता है। लेकिन ये होता है कि वक़्त के साथ साथ इनके फैमिली के दरमियान मसले मसाइल होते हैं, तो नाराज़गी होती है, तो इनका रिश्ता नहीं हो पाता है। अब चूंकि शादाद जो लड़का है इस लव स्टोरी का, वो बहुत दीवाना होता है मान्नास का। लेकिन जब उसके फैमिली कहते हैं कि भाई हमारे क्लैशेस हैं तो हम शादी नहीं करा सकते हैं, तो शादाद बहुत ज़्यादा मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, लेकिन उसका हाथ भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि फैमिली क्लेशेस की वजह से। तो यूं होता है कि शादाद की फैमिली शादाद की शादी किसी और लड़की के साथ कराता है, उसका नाम है शार्री। तो उनकी शादी हो जाती है और ये बचपन का जो एंगेजमेंट है ये पूरी नहीं हो जाती है। और शादाद के बारे में बताते चलूं कि वो इंतहाई एलीट खानदान से था। जिस तरह हम शाकर कारिंद के बारे में बात कर चुके हैं, वो उसके घर का फर्द था। शाकर कारिंद का हमने रिंद और लाशार के इसी 30 साल जंग की वो वीडियो में जिक्र किया था, और बानडी की दिल्ली की जंग में भी उसका जिक्र किया था। तो ये एक इंतहाई एलीट फैमिली से था शादाद। तो यूं होता है कि वक्त के साथ साथ इनके जो फैमिलीज के क्लैशेस हैं या मसले मसाइल हैं, हल हो जाते हैं। तो हल हो जाते हैं चूंकि मान्नाज की शादी नहीं हुई होती है, तो शादाद उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और दोनों दिली दिल में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो शादाद कहता है कि भाई मैं जो है मान्नाज से शादी करूंगा। इससे पहले तो खैर हमारी शादी नहीं हो सकी, क्योंकि मसले मसाइल थे, फैमिली क्लेशेस थे, लेकिन अब मैं शादी करूंगा। तो वो जाकर रिश्ता मांगते हैं, इनकी शादी हो जाती है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो शादाद की पहली वाइफ जो शारी जिसका नाम है, वो बहुत जेलस हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि यार मेरी हस्बैंड को कोई कोई और औरत ले गई, कोई और औरत इसका इसका बीवी है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो सोचती है कि मैं कोई साजिश करूंगी और इन दोनों को जरूर जुदा करूंगी। तो वो साजिशें सोचने लगती है। साजिशें सोचने के वक्त उसको एक भयानक साजिश उसके दिल में आ जाता है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचती है, ताकि इन दोनों के दरमियान दरार लाया जाए। तो साजिश कुछ इस तरह है कि जो है ना, इनके घर में शादाद के घर में एक चरवाहा होता है जिसका नाम होता है उमर। तो वो जो चरवाहा होते हैं ना देहाती इलाके में, घर में होते हैं, काम वाले की तरह होते हैं, नौकर की तरह। तो क्या होता है, तो वो रात को भी सोने का एक कमरा दिया होता है, उनके घर में होता है। तो क्या होता है कि एक रात जब सो रहे होते हैं, और गांव देहात में रात को किस तरह सोते हैं, कमरे के अंदर नहीं, बल्कि गर्मियों के मौसम कमरों के बाहर चारपाइयों पे सोते हैं। तो कुछ इस तरह होता है कि एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तो शारी जाती है उमर उमर के चारपाई पे, जहाँ पे उसके चंपल रखे होते हैं, जिसे सवास कहते हैं। बलूची में एक दरख्त है, मिजरी कहते हैं, उससे बनता है सवास। तो सवास पहनती है, जो चंपल है, एक किस्म का बलूची चंपल है जो दरख्त से बनती है। तो वो पहनती है, शारी उमर के जो सवास हैं, चंपल है, उनको पहनती है और महनाज के चारपाई पे गया। और उसके बाद वो डायरेक्ट वॉशरूम पे जाती है, शारीस के उमर के सवास को पहनते हुए, चप्पल को पहनते हुए वॉशरूम पे जाती है, और वहां पे पानी फेंकती है और वापस उमर के चारपाई पे जाती है। तो खैर ये वाकया हो जाता है, पैरों के निशान रहते हैं। इससे यही लगता है कि उमर अपने चंपल पहनकर रात को मानस के चारपाई पे आया था और फिर वॉशरूम पे धोने के लिए गया था। तो ये एक माहौल बन जाता है, एक साजिश, बेहतरीन साजिश बन जाता है शारी की। तो जब सुबह होती है तो शारी अपने शोहर
अपने और मानस के शोहर यानी शहादत को बताती है कि कानों में बताती है कि शहादत कल रात तो आपके बीवी ने ऐसे ही कांड किए हैं, ये हुआ वो हुआ जो साजिश ने उसने किया था। तो वो यकीन नहीं करता है, शहादत यकीन नहीं करता है, इसलिए चुप कर किसी पाक दामन औरत पे ऐसे ही बेहुदा इल्जाम नहीं लगाओ। तो खैर ये जाता है और देखता है कि वाकई उमर के पैरों के निशानात हैं। तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, दिली दिल में गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, दिली दिल में गुस्सा हो जाता है और जो है ना मानस को इग्नोर करने लगता है। मानस भी बहुत परेशान हो जाती है और उसको समझ नहीं आती, दिली दिल में उसको करता है ना, जो पहले बहुत ज्यादा मोहब्बत था इनके दरमियान में। तो इग्नोर का समा मानस के लिए कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस नहीं होता और वो बहुत परेशान होती है, यार मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, इस तरह मुझे मुझे मतलब इग्नोर कर रहा है। तो क्या होता है कि एक दिन इसी इन्हीं दिनों में एक दिन क्या होता है कि शाहदाद अपने साथियों समेत घोड़ों पे सवार होकर जंगल में शिकार के लिए जाता है। शिकार के लिए जाता है तो इसी दिन उसके सहेली भी आ जाते हैं और वो परेशान होती है कि यार क्या हो गया है कि मुझे मेरा हस्बैंड यानी शाहदाद इग्नोर कर रहा है कुछ दिनों से। तो खैर वो शिकार से आ रहे होते हैं तो अपने सहेलियों के कहती है कि जाओ उसको उसके सामने, तो ये भी साथ में जाती है। तो जब वो घोड़ों पे आ रहे होते हैं शिकार से वापस जंगल से घर घर की तरफ आ रहे होते हैं तो महानाज डायरेक्ट जाती है उसके पास और उसको उसको टच करती है, अपने हस्बैंड को शाहदाद को उसको टच करते हुए देखकर उसको जोरों से ऐसे मारता है उसको, अपने वाइफ को, मानस को। तो मानस जमीन पे गिरती है और उसके जो बाल हैं उसमें मिट्टी पे लग जाते हैं। तो उसका जब बंदा गिर जाता है ना, वो जोरों से कोई धक्का देता है गिर जाता है तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मानस की रूह कांपती है कि यार इतनी प्यार करने वाला हस्बैंड है, कैसे ऐसा हो गया, उसे यकीन नहीं आता है। खैर ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है, सारे घोड़े साथियों के सामने, उसके सहेलियों के सामने ये अजीब सा एक्सपीरियंस देकर वो बहुत ज्यादा मतलब हैरान हो जाती है, बहुत इंसल्टेड फील करती है। तो खैर उसके बाद जाती है अपने कमरे में, जिसे बलूची में कुल कहते हैं, कुल में जाती है तो वहां पे जो शाहजाद है हस्बैंड, शाहजाद चाबुक लेकर इसको ऐसा मारता है, इसके सारे जिस्म पे जख्म भरे होते हैं। तो वो हैरान होती है, वो मतलब वो टूट जाती है पूरी तरह से, वो तो टूट गई थी वहां पे जब सबके सामने उसकी बेइज्जत हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये बर्बाद होती है, मतलब बहुत ज्यादा जख्मी खाती है, बहुत ज्यादा मतलब ना यकीन करने वाले लम्हे होते हैं इसके लिए। जो पहले इसी दिन पहले वहां पे मसला हुआ और रात इधर घर में भी उसे मारा गया। तो यहाँ पे क्या करता है उसका हस्बैंड शाहजाद उसको तलाक देता है। जब तलाक देता है वो कहती है कि मेरे लिए तुम्हारा जो इज्जत है ना, तुम्हारे लिए जो प्यार है उसी वक्त चला गया था जब तुमने मुझे सबके सामने फेंका था, मारा था। जाओ मैं तुझे बदुआ करती हूँ, तो जिंदगी में कभी भी खुश ना रहो। मुझ जैसे प्यार करने वाली को ऐसे इल्जाम पर अपने वो इल्जाम को बताता है ना, जब मार रहा होता है कमरे के अंदर कि तुमने उमर के साथ ये वो किया। तो कहता है कि अपने जो है ना दूसरे बीवी की साजिश की वजह से तुम मेरे साथ ऐसे कर रही हो, जाओ मैं तुझे बदुआ करती हूँ। और मेरे लिए तुम्हारा मोहब्बत जो है ना वहां पे खत्म हो गया था जब आपने मुझे सबके सामने मारा था, मुझे कोई फर्क नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी मोहब्बत भी खत्म। तो खैर यहाँ पे मार खाती है और फिर किसी को भेजती है अपने वालिदैन के घर कि आ जाओ भाई मुझे ले जाओ। जब वालिद साहब और भाई आते हैं तो कहते हैं कि मानस तूने इस जो है ना इलाके में हमारी आंखें सबके सामने नीचे किए, ऐसी नीच हरकतें करते हुए। तो मानस जो कि बेगुनाह होती है ना, जिस तरह हमने शुरू में बताया था, तो वो कहती है अगर आप लोगों का सर झुका हुआ है ना, यहाँ पे आप लोगों की आंखें झुकी हुई है ना, मैं यहाँ पे अपने बेगुनाही को साबित करके ही जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। तो खैर वो रुकते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपने साबित नहीं की तो हम तुम्हारे सर कलम कर देंगे, उसके भाई कहते हैं। तो खैर वहां पे एक रवाज होता है, डेरा बुगटी के रहने वाले होते हैं ना उस वक्त, सदियों पहले लव स्टोरी है। तो वहां पे एक रवाज होता है कि आग जलाई जाती है और जो मुजरिम है उसे आग पे जाने का कहा जाता है कि भाई तुम आग पे जाओ।
اگر کوئی مطلب بے گناہ ہوگا آگ اس کو نہیں جلاتی ہے، اور کوئی گنہگار ہوگا آگ اس کو ویسے ہی جلاتی ہے. تو گاؤں کے بڑے بزرگ اگلے دن جمع ہو جاتے ہیں اور بڑا سا آگ لگایا جاتا ہے، اور مانا اس کو کہا جاتا ہے اگر تم بے گناہ ہو اس آگ پہ جاؤ، پار کرو اس آگ کو. اگر اس آگ نے تجھے جلایا تو گنہگار ہو، تو نے ایسا کام کیا. اگر اس آگ نے تجھے نہیں جلایا تو تم بے گناہ ہو، تو پاک دامن ہو. تو خیر جب سب جمع ہو جاتے ہیں بڑے بزرگ، اس کے والد صاحب اور اس کے بھائی، تو یہ آگ کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بھائی ریڈی ہوتی ہے کہ اگر اس کو آگ نے جلا اس کا سر قلم کر دیں. تو آگ کے اندر جاتی ہے اور آگ اس کو جلاتی بھی نہیں ہے نا، جس طرح آگ عام لوگوں کو تو جلاتی ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کرتا. تو سب کو پورے گاؤں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سیاہ سازش تھا اس کے خلاف، اور یہ بے گناہ اور پاک دامن عورت تھا. تو اس کا جو ہسبینڈ ہے اس نے اسے اتنا مارا تھا، وہ معافی مانگتا ہے، لیکن شہادت مانس کہتی ہے نہیں، تم نے میری پاک دامنی پہ شک کیا، مجھے تشدد کیا، اب میں تجھے کبھی بھی نہیں ملوں گی. اور پھر مانس کے گھر والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، پکڑ سے اپنے گھر لے جاتے ہیں. اب چونکہ اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں بیٹی آپ کی تو عمر چھوٹی ہے، آپ ایک نئی شادی کر لیں. تو وہ کہتی ہے اگر میں شادی کروں گی تو صرف عمر کے ساتھ کروں گی، کیونکہ مجھے عمر کے ساتھ میرے خلاف سازش کیا گیا کہ میرے عمر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. تو ابھی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی تاکہ میں اپنے ایکس ہسبینڈ یعنی جو شہزادہ ہے اس کو جلاؤں. تو خیر شادی کی تیاریاں ہو جاتی ہے، اور جب شادی کی تیاری کی آل سنتا ہے عمر نہیں، شہزاد جو کہ ایکس ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ سنتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، جس کے ساتھ میں نے مارا، جس کی وجہ سے میں نے مارا، اسی کے ساتھ شادی کر رہی ہو اور مجھے چھوڑ رہی ہے. خیر پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ اس کے ایکس ہسبینڈ جو شہزاد ہوتا ہے اس کے لیے بہت ناگوار ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس سے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جو ہے نا دوسری بیوی کی سازشوں میں آ کر اس پاک دامن اور بے گناہ لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، اور وہ اب مجھے اس کی سزائیں دے رہی ہے. وہ بہت پچھتاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ عمر کے ساتھ فرضی شادی ہو جاتی ہے، مطلب وہ اصلی شادی نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس کو جلانے کے لیے مطلب یہ شادی ہو جاتی ہے. باقی مطلب اس کے ساتھ کوئی ہسبینڈ وائف کا رشتہ جو ہوتا ہے ویسے رشتے نہیں رکھے جاتے ہیں. ایسا کہا جاتا ہے کہ فرضی شادی کی تھی ماناز نے تاکہ اپنے ایک سسپینڈ یعنی شہزاد کو جلا سکے. تو شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد پھر اس کی حالت بہت برا ہو جاتا ہے. وہ جو شہزاد ہوتا ہے وہ بہت مطلب اس کا حالت برا ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اور وہ مانس کو پانا چاہتا ہے لیکن نہیں پا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی شادی ہو گئی اور وہ اس کے ہاتھوں سے چلی گئی ہے. تو پھر اسی وجہ سے وہ بہت بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس کی وہ جو ہے نا مر نہیں جاتا ہے، بیمار بہت ہو جاتا ہے، مر نہیں جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مانس سے ملوں گا اور اس سے دوبارہ اپنے پاس لاؤں گا. تو خیر وہ لوگ بھیجتا ہے کہ بھئی آ جاؤ میں مر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں آتی ہے. لیکن اس کا جو ہسبینڈ ہے عمر ہے مانس کا، وہ کہتا ہے تم جاؤ اس کا حال احوال کرو کیا سین ہے. تو وہ جاتی ہے وہاں پہ، یہ شہزاد معافی مانگتی ہے، کہتے جو کچھ چاہتے ہو میں کروں گا. اپنے جو وائف ہے شاہری ہے میں اس کو تمہارا نوکرانی بناؤں گا، لیکن خدا را میرے ساتھ شادی کرو، یونین ہو جاؤ. لیکن وہ نہیں مانتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تیری ہاتھوں سے چلی گئی ہوں، جو میں تجھ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی تھی، تم مجھے میری محبت کا قدر نہیں جانتے تھے، تو اب جاؤ، میری محبت تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی. تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ بہت انتہائی غلط کیا، اور انتہائی مطلب اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلطی کیا کہ مجھے مارا. تو خیر پھر وہ مر جاتا ہے تو وہ چلا جاتی ہے. تو اس کا جو فرضی شادی ہوا ہوتا عمر کے ساتھ، وہ عمر کے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو شاید وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی شادی کو جنون بنائیں گے، تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو طلاق دیتی ہے. طلاق دینے کے بعد مانس پوری طرح خود مختار ہوتی ہے اور سب سے آزاد ہوتی ہے. اور لو سٹوری تو اس طرح ہے، لیکن اس لو سٹوری میں بہت کچھ ہے کہ ہم نے دیکھا کس طرح وہ پیار کرتی تھی مانس، اور اس کی پیار کی قدر نہیں کی گئی. اور اس کی جو ہسبینڈ ہے جس سے وہ پیار کرتی تھی، جو دونوں پیار کرتے تھے، شاعری کی سازشوں کی وجہ سے اس نے اس کو اتنا مارا، اس پر توڑا بھی یقین نہیں کیا،
تو شاعری یہاں پہ مطلب بلوچ جو عورت ہے اس کی مطلب اہمیت ہمیں نظر آتی ہے. یہاں پہ مطلب بلوچ عورت جو بہت بڑے مطلب ایلیٹ کلاس کے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا اور اتنی مطلب پاک دامنی کا نشان ہے. تو یہ اوور آل بہت ہی اہم لو اسٹوری ہے بلوچ، پاک اور اہم لو اسٹوری ہے بلوچ ہسٹری میں. اسی لیے بلوچ سماج میں اسے بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی ذکر کی جاتی ہے. تو آج کی ہماری ویڈیو یہی ہے. اللہ حافظ.